आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक, लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ तक हम लोगों ने पूरी तरीके से जो हमारा टॉपिक था रेस्पिरेशन, वो हम लोगों ने ख़त्म कर चुका है। क्या उसमें डाउट किसी को नहीं रहा ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम आपका सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी बुक में है और वो सेम डायग्राम आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट का जो डायग्राम है और इनमें सारे पॉइंट जो मेंशन किए गए हैं वो लगभग एनसीईआरटी का और बाकी दूसरे बुक का लगभग सेम है। थोड़ा बहुत रेफरेंस बुक में आप देखेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, लेकिन आप फिलहाल ह्यूमन हार्ट का यदि डायग्राम देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का देखिए, वो सफिशिएंट है। ठीक है, मोर देन एनफ है ये। और आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि आखिर ह्यूमन हार्ट किस प्रकार से काम करता है। देखिए, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ब्लड के बारे में। ब्लड मतलब खून के बारे में आपको समझना पड़ेगा। देखिए, चलिए, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से इस टॉपिक को समझ पाए कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग चलते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। याद कीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, जिसको हमने क्या नाम दिया था? एलिमेंट्री कैनल नाम दिया था। उसको आप याद कीजिए। उसमें आप जाइए कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाइए। जो हम बोल रहे हैं उसको आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, आप लोग इमेजिन कीजिए जो हम बोल रहे हैं। और हाँ, आपने यदि इस चीज़ को देखा है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और यदि आपने इस चीज़ को नहीं देखा है जो हम बता रहे हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के बारे में, तो आप उसको जाके एक बार देख लीजिए। चैप्टर आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, खैर आगे आपके माइंड में आपके सामने लाइए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आ गया, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आया। उस ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में आप जाइए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप चले गए। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वहां पे क्या प्रेजेंट रहता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? विली कहते हैं। बहुत अच्छा। विली क्या होता है? बेसिकली ब्लड से सप्लाई होता है, यानी कि पूरा का पूरा विली जो है वो ब्लड से ही भरा हुआ है। वो विली क्या करता है? डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन से खींचता है और हर एक सेल तक जाके पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो वो विली था, वो विली में क्या प्रेजेंट है? बताइए। ब्लड भरा हुआ है और वही ब्लड लेके जा रहा है हमारे फूड मटेरियल, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कहाँ लेके जा रहा है? सेल तक लेके जा रहा है। ये पहला आपने यहाँ पे देखा। दूसरा, अब आ जाइए आप दूसरा अपना पिछला वाला क्लास जिसमें आपने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। उसमें आप आइए। आप अब आपके सामने डायग्राम कौन सा आना चाहिए? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हाँ, बेसिकली लंग्स का भी, यानी कि अब आप डायग्राम लाइए अपने माइंड के सामने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि हमने पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया था। उसमें आप जाइए कहाँ पे? एल्वियोली में जाइए। जो बलून लाइक स्ट्रक्चर था हमारा, वहां पे जाइए। और वहां पे हमने बताया था बलून लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा एल्वियोली है, एल्वियोली के ऊपर क्या रहता है? फैला हुआ पूरी तरीके से ब्लड कैपिलरीज, या फिर आप उसको ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो या फिर आप ब्लड कैपिलरीज बोलो या फिर ब्लड वेसल्स बोलो। तो ये यदि हमारा बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोली है तो इसके ऊपर हमारा क्या था? ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स था। ये क्या कर रहा था? ये एल्वियोली से ऑक्सीजन को ले रहा था, खींच रहा था और उसको जाके हर एक सेल तक पहुंचा दे रहा था। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वो जो हमारा ब्लड कैपिलरीज था या फिर जो हमारा ब्लड वेसल्स था, वो भी किससे भरा हुआ था? ब्लड से भरा हुआ था। तो ये ब्लड हमारा क्या कर लिया? ऑक्सीजन को पूरी तरीके से एल्वियोली से खींचा और हर एक सेल तक जाकर पहुंचा दिया। क्या कोई समस्या यहाँ तक समझने में? हम यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं? हमने अभी आपके सामने डायग्राम लाया ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, उसके बाद हमने आपके सामने डायग्राम लाया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे बॉडी में चाहे फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो, वो कौन करेगा? ब्लड ही करेगा। क्या कोई समस्या? अब बात समझ में आ रही है? चाहे हमारे बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम पूरा का पूरा हमारे बॉडी में किसका काम है? बताइए। ब्लड का काम है। अब कोई डाउट इसमें? चलिए, अब ना थोड़ा सा हम दोबारा एक और चीज आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, जो कि हमने पिछले वाले क्लास में आपको जानबूझ के नहीं बताया था।
यदि बता देता ना हमने वहाँ पे, तो फिर आपको लगता है कि सर आप ये क्या बता रहे हैं, इसमें तो ये चीज़ है ही नहीं, आपको ये नहीं बताना चाहिए था, लेकिन आज बताएंगे। अब जरा समझिए ध्यान से, आप दोबारा अपने माइंड के सामने लाइए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा लंग्स था, रिब केज था, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ये सब कुछ था। उसको आप दोबारा अपने सामने लाइए। फिर दोबारा आप जाइए एल्वियोली में। एल्वियोली में हमारा क्या था भाई? ऑक्सीजन था। उस ऑक्सीजन को कैप्चर किसने किया, खींचा किसने? ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स ने। और उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या है? ब्लड है। क्या है? ब्लड है। और उस ब्लड के अंदर ना प्रेजेंट होता है हमारा हेमोग्लोबिन। आपने नाम सुना होगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके साथ है मालूम है? ऑक्सीजन के साथ। जहां भी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को देखता है वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो अभी फिलहाल एल्वियोली में क्या प्रेजेंट है आपका? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और उसके ऊपर क्या छाया हुआ है? पूरी तरीके से ब्लड वेसल छाया हुआ है। और ब्लड वेसल्स के पास है क्या? ब्लड वेसल मतलब उसके अंदर ब्लड होगा, और ब्लड के अंदर क्या होगा? हेमोग्लोबिन होगा। हेमोग्लोबिन को जैसे ही दिख जाएगा एल्वियोली में ऑक्सीजन, वो तुरंत ऑक्सीजन को खींच लेगा और वो जाके कहां तक पहुंचा देगा? हर एक सेल तक जाके पहुंचा देगा। तो यहां पे हम ये बताना चाह रहे थे कि चाहे हमारे बॉडी में फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो, वो करने का काम हमारा किसका है? ब्लड का ही है। अब ये चीज आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। चलिए, खैर आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे शुरू होता है। जरा देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे हैं हार्ट के बारे में। हमारा जो धड़कन है उसको हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उसको स्टडी करने से पहले ना आप एक बार देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली इसी का बात हो रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब यही चीज का बात हो रहा है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको तीन चीज ध्यान रखना है। सबसे पहला सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है हमारा ब्लड, उसके बाद ब्लड वेसल्स, और उसके बाद होता है हमारा हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ब्लड, उसके बाद ब्लड वेसल्स और उसके बाद हार्ट। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको आप समझ जाएंगे तो फिर इस डायग्राम पे आएंगे ना आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए जरा ध्यान से इसको। सबसे पहले ब्लड है, तो ब्लड के बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ब्लड हमारा कैसा होता है? लिक्विड जैसा होता है। जैसा हमारा पानी है उसी प्रकार से हमारा क्या है? ब्लड है। लेकिन ब्लड दिखने में थोड़ा सा लाल रहता है, पानी हमारा कलरलेस है ना। तो ब्लड को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं मालूम है? प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा का मतलब है, प्लाज्मा मतलब आप फ्लूइड बोलो या फिर लिक्विड बोलो। जैसे आपको मालूम है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर पूरा खून है, ब्लड है, तो ब्लड कैसा है? लिक्विड है। लेकिन बायोलॉजी के टर्म में हम लोग उस ब्लड को ना ही फ्लूइड कहते हैं ना ही लिक्विड कहते हैं। उस लिक्विड को बेसिकली हम लोग बायोलॉजी के टर्म में प्लाज्मा कह देते हैं। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए, तो ये हमारा प्लाज्मा हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद ब्लड में पहला तो आपको दिख गया ये लिक्विड होगा क्या? प्लाज्मा। यानी कि लिक्विड को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। तो अब आप लिक्विड मत कहिएगा, हम समझाने के लिए आपको केवल लिक्विड कह दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये जो लिक्विड है साइंस में, खास करके बायोलॉजी में, हम लोग इसको क्या कह देते हैं? प्लाज्मा कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड में आपको दूसरा चीज देखने को मिलेगा, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, बिल्कुल सही। आरबीसी का सबसे पहला जो खासियत है वो है ये कि वो रेड कलर का होगा, इसलिए आपको ब्लड जो है वो रेड कलर का दिखता है। रेड ब्लड सेल के नाम से मालूम चल रहा है कि इसका कलर कैसा होगा? रेड होगा, जैसा कि हमारा ब्लड दिखता है रेड कलर का। उसके बाद आरबीसी का दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, ये आरबीसी में ना क्या कंटेंट रहेगा? हेमोग्लोबिन रहेगा। तो जो हमने अभी आपको बताया हेमोग्लोबिन के बारे में, वो हेमोग्लोबिन हमारा किस में प्रेजेंट रहेगा? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद हमारा आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड का सेल का क्या खासियत है भाई? नाम से मालूम चल रहा है, मतलब कैसा होगा? व्हाइट होगा, यानी कि कलरलेस। कलरलेस बोलो या फिर व्हाइट बोलो, मतलब सेम है। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है डब्ल्यूबीसी का? ये जो है ना, यदि आपके ब्लड में गलती से कोई जर्म्स चला गया, कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया कुछ भी चला गया, उसको मारने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा है प्लेटलेट। प्लेटलेट भी आपने नाम सुना होगा। प्लेटलेट क्या करता है भाई? देखो, टू स्टॉप ब्लीडिंग। प्लेटलेट का काम बताते हैं क्या होता है। आपने कभी ना कभी इस चीज को गौर जरूर किया होगा, ऑब्जर्व आपने जरूर किया होगा। यदि हमारा कहीं पे थोड़ा सा कट जाता है ना, कटने के बाद यदि आप उसको वैसा ही छोड़ देंगे ना, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो ब्लड आपका पूरा सॉलिड बन चुका होता है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे जो है ना आपका प्लेटलेट जमा हो गया। और प्लेटलेट का काम ही होता है कि आपके ब्लीडिंग को पूरी तरीके से बंद कर देना, उसको जमा देना वहां पे। आप कभी भी इस चीज को गौर कीजिएगा, यदि नहीं किए हैं तो कभी ट्राई कीजिएगा इस चीज को, कि जहां पे यदि आपका छोटा सा कट जाएगा ना,
कटने के बाद यदि वहाँ पे ब्लड निकल रहा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, ब्लड को पोछिए मत। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो ब्लड निकलना अपने आप बंद हो गया और वहाँ पे ना एक छोटा सा सॉलिड जमा हो जाएगा रेड कलर का, वही हमारा कहलाता है क्या, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का काम हमारा क्या है, प्लेटलेट का काम है ब्लीडिंग को रोक देना। कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब एक चीज और याद आप ध्यान से समझिएगा कि ये और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीनों का तीनों ना इस प्लाज्मा में यानी कि इस लिक्विड में सस्पेंडेड रहता है। सस्पेंडेड का मतलब नहीं, सस्पेंडेड का मतलब है कि पूरी तरीके से इस लिक्विड में ना वो बहता रहता है, भटकता रहता है। जैसे मान लीजिए कि यदि ये हमारा पाइप है और इसके अंदर हमारा ये क्या है, पूरा लिक्विड है, प्लाज्मा है, तो इसी में हमारा ये तीनों का तीनों ना घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, ये तीनों का तीनों। सस्पेंडेड का मतलब होता है भटकते रहना, घूमते रहना, पूरा हमेशा तैरते रहना, इस प्रकार का। ठीक है, क्या कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये हो गया हमारा ब्लड के बारे में। अब आ जाइए ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है कि ब्लड को कैरी करने के लिए जो हमारा एक रास्ता चाहिए, जो एक पाइप चाहिए, रास्ता, पाइप हम लोग कह सकते हैं बेसिकली, वो हो गया हमारा ब्लड वेसल्स। यानी कि ब्लड वेसल्स को भाई कैरी करने के लिए एक जगह से ब्लड को एक जगह से लेकर दूसरे जगह लेकर जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ना, वही रास्ता हमारा कहलाता है बेसिकली ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स भी हमारा 3 प्रकार का है। पहला है हमारा आर्टरीज। आर्टरीज क्या होता है अभी हम यहाँ पे बताएंगे। इस डायग्राम को आप समझेंगे ना तो आर्टरीज आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। उसके बाद वेन्स और उसके बाद कैपिलरीज, इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप इसको छोड़े रहिए क्योंकि ये तीनों हमारा इसका पार्ट है। ठीक है, खैर आगे आ जाइए। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या था हमारा, हार्ट के बारे में था। देखिए हार्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है हार्ट के बारे में मस्क्यूलर ऑर्गन। ये ना मस्क्यूलर ऑर्गन है, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है हार्ट का, इसमें जरा सा भी कहीं पे भी आपको बोन नजर नहीं आएगा, हड्डी आपको इसमें नजर नहीं आएगा। ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसका नाम रखा, सॉरी नाम नहीं, इसका खासियत ये क्या होगा, मस्क्यूलर ऑर्गन होगा, यानी कि इसमें पूरा का पूरा मसल्स प्रेजेंट होंगे, कहीं पे भी आपको बोन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर दूसरा है एज बिग एज आवर फिस्ट। फिस्ट का मतलब मुट्ठी। ये उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा आपका मुट्ठी होता है, यानी कि इतना बड़ा हमारा मुट्ठी है तो इतना ही बड़ा हमारा यहाँ पे हार्ट होगा। और जैसे छोटा सा बच्चा होता है तो उसका जितना बड़ा मुट्ठी होगा उतना ही बड़ा उसका हार्ट होगा, ऐसा ही रहता है, ज़्यादा बड़ा हार्ट नहीं होता। इसको आप ऐसे ही अनुमान लगा लीजिएगा कि हमारा हार्ट कितना बड़ा है, तो आप इसको ऐसे पता कर लीजिए कि हमारा मुट्ठी कितना बड़ा है। जितना बड़ा आपका मुट्ठी होगा उतना बड़ा आपका हार्ट होगा। ठीक है, ये इतना ही बड़ा होता है। उसके बाद फिर पंपिंग ऑफ ब्लड, ये क्या करता है भाई, ये बेसिकली ब्लड को पंप करता है, मतलब कि धक्का मार के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। बात समझ में आ गया? जैसे आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो, वो करने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा, है ना। लेकिन ब्लड को भाई धक्का मारेगा कौन, कि भाई तुम जाओ सेल को जाके ऑक्सीजन पहुंचाओ, सेल को जाके फूड मटेरियल पहुंचाओ, उसको धक्का मारने का काम करेगा कौन, उसको धक्का मारने का काम करता है हमारा हार्ट। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या, आवर पंप। पंप का मतलब धक्का मारना, धकेल लेना, यही हमारा है। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? यानी कि आप इसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल जो मशहूर सा एग्जांपल है जो हम आपको हर क्लास में लगभग देते हैं जब ह्यूमन हार्ट पढ़ाते हैं। जैसे आपके घर में ऊपर पानी का टंकी लगा हुआ है, नीचे आपका मोटर लगा हुआ है, आपको मालूम है कि धरती के नीचे पानी है, लेकिन भाई कोई पानी खींच के टंकी तक पहुंचाएगा ना, पंप तो करेगा ना, पंपिंग कोई तो करेगा। पंपिंग करने का काम किसका है, मोटर का काम है। उसी प्रकार से यहाँ पे पंपिंग करने का काम किसका, हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन हार्ट का है। अब शुरू करें इसको। चलिए, इसको शुरू करने से पहले ना आपको हम एक टॉपिक कनेक्ट करवाना चाहते हैं इससे, समझिएगा आप जरा ध्यान से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पिछला वाला क्लास डायग्राम याद कीजिए, उसको यदि आप इसे एक बार कनेक्ट कर दिए तो फिर आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। समझिएगा जरा ध्यान से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपने माइंड में लाइए, वहां पे आप दोबारा जाइए, कहां पे, एल्वियोली में। एल्वियोली क्या था, हमारा बलून लाइक स्ट्रक्चर था, और हमने कहा था कि भाई एल्वियोली के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और जाके हर एक सेल तक पहुंचाता है, यही आपने देखा था। चलिए अब जरा यहाँ पे देखिए, ये चीज आपको यहाँ पे समझना है। देखिए सपोज कीजिए कि ये हमारा रास्ता है, बस आपको इमेजिन करना है, इसमें बहुत कुछ जो है ना आपको याद नहीं करना है, इसमें बहुत कुछ आपको इमेजिन करना है। हम जो भी बोलेंगे ना उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मेरे मूवमेंट को देखिएगा।
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ध्यान से समझिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाइए आप कहाँ पे, एल्वियोली में। एल्वियोली के ऊपर प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स। वो ऑक्सीजन को लेगा, कहाँ तक पहुंचा देगा, सेल तक पहुंचा देगा। लेकिन एल्वियोली से लेकर सेल के बीच में हमारा एक स्टॉपेज पड़ता है, उस स्टॉपेज को हम लोग कहते हैं हार्ट। अब जरा देखिए यहाँ पे कैसे हमारा काम चलता है। ये हमारा हो गया HEART, हार्ट, H फॉर हार्ट। अब जरा समझिए इस चीज को ध्यान से। ये चीज आप समझ गए ना, तो फिर आप बहुत बेहतरीन चीजों को समझने वाले हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, अब एकदम ध्यान से। एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन लेकर आ रहा था, कहाँ जा रहा था, सेल के पास जा रहा था लेकर। लेकिन बीच में कौन मिल गया उसको, हार्ट मिल गया। हार्ट कहता है कि तुमको मेरे से होके गुजर के जाना पड़ेगा, यानी कि तुमको हमसे होके गुजर के जाना पड़ेगा। यदि तुमको सेल के पास जाना है तो फिर तुमको मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। तो अब जरा समझिए ध्यान से मेरे बातों को। यहाँ पे एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन लेकर सेल के पास जा रहा था, लेकिन बीच में कौन आ गया, हार्ट आ गया। अब वो ब्लड कैपिलरीज हार्ट के पास जाके मिलेगा यहाँ पे, समझेगा ध्यान से। जो ब्लड कैपिलरीज एल्वियोली से ऑक्सीजन लेके जा रहा था सेल तक, बीच में कौन आ गया, हार्ट आ गया। वही ब्लड कैपिलरीज हमारा कनेक्टेड है ह्यूमन हार्ट के इस वाले हिस्से से। तो अब जो ब्लड कैपिलरीज हमारा ऑक्सीजन लेके जा रहा था वो किससे कनेक्टेड है, यहां से हार्ट से कनेक्टेड है। यानी कि इसका नाम क्या है हमारा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो वो अब यहाँ पे अपना ऑक्सीजन धीरे धीरे अंदर लेकर आएगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद जैसे धीरे 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 लेकर आएगा, इसमें आएगा फिर सेकंड वाले में, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कोई डाउट इसमें आगे? अब जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से। अभी जो ब्लड कैपिलरीज एल्वियोली से ऑक्सीजन लेकर आ रहा था, बीच में पड़ गया हमारा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में भी वो अब ब्लड कैपिलरीज किससे कनेक्टेड हो गया, पल्मोनरी वेन से कनेक्टेड हो गया। तो अब ऑक्सीजन हमारा किधर आएगा, इधर अंदर की ओर आएगा, है ना। तो अब जरा बताइए कि वो जो ब्लड कैपिलरीज हमारा ऑक्सीजन लेकर आ रहा था उसको क्या कहेंगे मालूम है, उसको हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों भाई, क्योंकि उस ब्लड में ऑक्सीजन है, इसीलिए हम लोग उसको कह देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब हमारा वो धीरे धीरे पल्मोनरी वेन से अंदर आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद हमारा आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्या कोई समस्या है इसमें? अब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ऑक्सीजन आएगा, वैसे ही ये जो दो आपको रास्ता यहाँ पे दिख रहा है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों आपस में क्लोज हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं वाल्व, VALVE, क्या कहते हैं इसको, VALVE, वाल्व कहते हैं इसको। ये अपने आप में ऐसे ना क्लोज हो जाएगा। कब क्लोज होगा ये, जब ऑक्सीजन हमारा पूरी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा तब। अब सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाल्व क्लोज क्यों हो जाता है जब ऑक्सीजन अंदर आ जाता है? तो ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ब्लड में क्या मिला हुआ है, अभी ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो जब वो लेफ्ट एट्रियम से इसमें आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वैसे ही ये ब्लैक वाला जो ना आपस में अपने आप को सटा लेता है। क्यों इसलिए सटाता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा उसी रास्ते से वापस ना निकल जाए, इसीलिए। क्या कोई समस्या है इसमें? यानी कि ये दोबारा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर ना निकल जाए, इसीलिए ये अपने आप को क्लोज कर लेता है। अब जरा समझिए ध्यान से। अब यहाँ पे हमारा अभी फिलहाल क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ब्लड में अभी क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। और अब जरा देखिए ध्यान से, इस रेड वाले मार्कर को ध्यान से देखिए, रेड वाले को इधर से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और ये ऐसे होते हुए अंदर 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 अंदर, इसको हम लोग कहते हैं अरोटा, AORT, अरोटा। ऐसे होते हुए अब ये जाएगा किसके पास, सेल के पास। तो जहां पे हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था कि भाई एल्वियोली के ऊपर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, वो वहां से ऑक्सीजन को खींचता है और डायरेक्टली जाके सेल तक पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पे एक नया मोड़ क्या आ गया, वो ब्लड कैपिलरीज एल्वियोली से ऑक्सीजन तो लेगा, जाएगा सेल के पास, लेकिन बीच में उसको किससे होकर गुजरना पड़ेगा, ह्यूमन हार्ट से गुजरना पड़ेगा। और वो ब्लड कैपिलरीज किससे कनेक्टेड है ह्यूमन हार्ट में,
ह्यूमन हार्ट में वो ब्लड कैपिलरीज हमारा कनेक्टेड है पल्मोनरी वेन से, और इस पल्मोनरी वेन में हमारा फिर क्या आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू इस वाले पोजीशन पे हमारा क्या आएगा, ब्लड आएगा, और उस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह देंगे, इसमें आएगा। और उसके बाद फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर ये अंदर ही अंदर होते होते अरोटा के थ्रू अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक सेल तक जाएगा। अब सेल जो है अपना फूड से एनर्जी बनाएगा। अब समझ में आया बात, कोई समस्या इसमें? अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से समझिए, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला नीचे वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा आपको मोटा दिख रहा होगा, मोटा दिख रहा है, बिल्कुल मोटा दिख रहा है। क्यों मोटा ये मालूम है? क्योंकि देखिए, जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से ऐसे अंदर आता है और यहाँ से ना अचानक बहुत तेजी से हमारा ब्लड अरोटा के थ्रू सेल के पास पहुंचता है बहुत प्रेशर के साथ, और जब अचानक हमारा ब्लड ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगा तो क्या नीचे की ओर प्रेशर नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगेगा। मतलब ये कि जब हम लोग कोई बॉल नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या हमारे को प्रेशर नहीं लगता? क्या बिल्कुल लगता है। इसीलिए यहाँ पे ना आपको ये मोटा सा इसलिए बनाया जाता है, सॉरी यहाँ पे मोटा जैसा आपको इसलिए दिख रहा है मसल्स, क्योंकि इस पे प्रेशर लगे भी तो ये फटे नहीं। क्या कोई समस्या? और यदि ये पतला होता है ना और ये इतना तेजी से ब्लड ऊपर भागता है, अरोटा के थ्रू सेल तक जाता है, कि ये फट सकता है, लेकिन ये इतना हार्ड रहता है, इतना ये मोटा रहता है कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? हर एक सेल तक पहुंच गया। अब बताइए, सेल उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या करेगा? हम जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाम लेना तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा हाँ ब्लड है, मतलब ब्लड में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब जब वो अरोटा के थ्रू हर एक सेल तक ऑक्सीजन चला गया तो ऑक्सीजन से अब वो सेल क्या करेगा? ऑक्सीजन से सेल क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा। उसके पास ऑलरेडी फूड मटेरियल प्रेजेंट है, उससे वो एनर्जी बनाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, एनर्जी बनाएगा, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या जनरेट करेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। अब यहाँ पे ना अभी फिलहाल आप रुक जाइए, अब दोबारा आइए आप किस पे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हमने आपको दोबारा क्या बताया था भाई? हमने बताया था कि जो ब्लड कैपिलरीज एल्वियोली के ऊपर प्रेजेंट रहता है और वही ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन लेके सेल तक जाता है, और बदले में उधर से लेके क्या आता है सेल से? CO2 लेकर आता है। लेकिन जब वो CO2 लेकर आएगा तो बीच में फिर से कौन पड़ेगा? हार्ट पड़ेगा। तो एक रास्ता हमारा यहाँ पे आपने देखा था, इसमें क्या देखा आपने? हाँ, एल्वियोली से ऑक्सीजन हमारा जा रहा था, लेकिन बीच में आ गया हार्ट। हार्ट से कैसे होकर गुजरेगा वो आपको मालूम चल गया, इस रास्ते से होके ये गुजरेगा, उसके बाद फिर वो हर एक सेल तक चला गया, इधर से होके चला गया सेल तक। ठीक है। अब जब उधर से हमारा जब सेल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन से वो एनर्जी बना लेगा, तो वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करेगा CO2। अब CO2 जब हमारा उस ब्लड के थ्रू आएगा तो बीच में फिर से उसको होके गुजरना पड़ेगा हार्ट से। पहले हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखा था हम लोगों ने, कि डायरेक्टली वो CO2 लेकर सेल से किसके पास आ जाता है? एल्वियोली के पास आ जाता है। लेकिन अब आने के रास्ते में बीच में कौन पड़ गया? हार्ट पड़ गया। क्या कोई समस्या? अब जरा समझिए ध्यान से। अब ना एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारा ब्लड, समझिए ध्यान से, हमारा ब्लड CO2 लेकर आ रहा था, तो अब उस ब्लड में क्या प्रेजेंट है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो हम लोग उसको कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कह देंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे आपके सामने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमने इस्तेमाल किया, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें यह बताया जाता है कि ब्लड में केवल क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन मिला हुआ है, और दूसरा हमारा हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें यह बताया जाता है कि ब्लड में क्या मिला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। और वो CO2 क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है। तो जब हमारा ब्लड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा तो बीच में उसको फिर क्या मिलेगा? ह्यूमन हार्ट मिल जाएगा, ये मिलेगा। अब यहां पे फिर हार्ट में वो काम कैसे करता है? देखिए, ब्लड वेसल्स हमारा, समझे ध्यान से, वो ब्लड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा है, बीच में कौन पड़ गया? हार्ट पड़ गया। अब ये हार्ट से कैसे काम करता है? देखिए, वो ब्लड कैपिलरीज या फिर वो ब्लड वेसल्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा था हमारे एल्वियोली तक, बीच में पड़ गया हार्ट। अब वो जो है ना डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा वो ब्लड वेसल्स किससे? देखिए ध्यान से, आप वेना कावा से, एक बार यहां से कनेक्टेड हो जाएगा और एक बार यहां से कनेक्टेड हो जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि एल्वियोली के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज था
वो जब ऑक्सीजन लेकर जा रहा था तो बीच में कौन पड़ गया था? हार्ट पड़ गया था। तो अब हार्ट के कौन से हिस्से से हमारा ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट हो गया था? पल्मोनरी वेन से कनेक्ट हो गया था। अब दोबारा जब वो हमारा ब्लड कैपिलरीज यानी कि ब्लड वेसल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा था तो बीच में कौन पड़ गया? हार्ट पड़ गया। अब उस ब्लड कैपिलरीज या फिर उस ब्लड वेसल्स का कनेक्शन किससे हो गया? हमारे ह्यूमन हार्ट में, हमारे ह्यूमन हार्ट में कनेक्शन हो गया उसका वेना कावा से, एक बार ऊपर में और एक बार नीचे, यानी कि इन दोनों हिस्से से हमारा क्या जुड़ गया है? अब ब्लड कैपिलरीज जुड़ गया, यानी कि ब्लड वेसल्स जुड़ गया है। कौन वाला? जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा था सेल से। अब यहाँ पे कैसे होता है देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम अपर बॉडी और फ्रॉम लोअर बॉडी। क्या कोई समस्या है इसमें? तो पहली बार जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा मिला हुआ है, वो सबसे पहली बार कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम के बाद फिर कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल कहते हैं। और ये राइट वेंट्रिकल का भी आप यहाँ पे नीचे पोर्शन देखेंगे तो मोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो है ना ब्लड बहुत तेजी से ऊपर भागता है, बहुत तेजी से, और बहुत तेजी से भागता है, और ये कोलैप्स ना हो जाए, टूट ना जाए, बिखर ना जाए, इसलिए यहाँ पे मोटा होता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमारा ब्लू वाला आप देखिए ध्यान से, ये या तो इधर से निकल जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज से, या फिर ये इधर से भी बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकल के आप कहाँ जाएगा? वो बताइए कहाँ पे? एल्वियोली के पास। वेरी गुड। एल्वियोली के पास जो ये ब्लू वाला आप देख रहे हैं, एल्वियोली के पास क्या जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ब्लड अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा रहा है। और आपको मालूम है जब कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के पास पहुंच जाएगा, फिर उसी रास्ते से वो बाहर निकलेगा जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर आया था। अब जरा बताइए तो एल्वियोली के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा? एल्वियोली के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फेरिक्स, लैरिक्स, उसके बाद नहीं, उसके बाद नसल पैसेज, नसल पैसेज के बाद नॉस्ट्रिल, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो क्या कोई डर इसमें? बात समझ में आया? तो जो ये हमारा ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा था, बीच में पड़ गया ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट से वो होके गुजरेगा, उसके बाद जाके बाद में वो एल्वियोली के पास हमारा पहुंचेगा। तो अब यहाँ पे आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ह्यूमन हार्ट से कनेक्ट किया। क्या कोई डाउट? बस ये आप याद रखिएगा कि जब एल्वियोली से हमारा ऑक्सीजन सेल तक जाता है और सेल से जब कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के पास आता है, तो बीच में ही हमारा पड़ जाता है हार्ट, उसी से होके इसको फिर गुजरना पड़ता है। तो एक बार हम फटाक से बताते हैं दोबारा। एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल जब ऑक्सीजन लेकर आएगा और सेल तक जाएगा, सेल के पास जाने से पहले उसको सामना करना पड़ेगा हार्ट से, और उस हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसेगा। कहाँ से भाई? पल्मोनरी वेन से घुसेगा, और उस यहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा पहले, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, उसके बाद इतना तेजी से ऊपर भागेगा अरोटा के थ्रू हर एक सेल तक जाके पहुंच जाएगा। सेल तक जैसे ही ऑक्सीजन हमारा पहुंचेगा, एनर्जी बनाएगा, आज वेस्ट प्रोडक्ट CO2 जनरेट करेगा। लेकिन CO2 तो भाई वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। तो वही ब्लड कैपिलरीज, वही ब्लड वेसल्स क्या लेकर आएगा? दोबारा CO2 लेकर आएगा। आएगा आएगा आएगा, बोलेगा भाई तुमको दोबारा हमारे से होकर गुजरना पड़ेगा, हार्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। और हार्ट का कनेक्शन वहां पे ब्लड कैपिलरीज का किसके साथ है? वेना कावा से। एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ। तो अब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आएगा राइट एट्रियम में, उसके बाद राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद फिर ये जो है ना इधर से भी निकल सकता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, या फिर इधर से भी निकल सकता है। निकल के फिर कहाँ चला जाएगा? एल्वियोली के पास चला जाएगा, और एल्वियोली के पास फिर उसी रास्ते से बाहर निकल जाएगा जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर आया था। क्या कोई समस्या अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये देखिए ध्यान से, इस वाले रास्ते को देखिए, इस वाले रास्ते को, ये वाला देखिए ध्यान से एकदम, ये दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है डिवाइडिंग वॉल। देखिए ध्यान से, सेप्टम का मतलब डिवाइडिंग वॉल। ये ना हमारे ह्यूमन हार्ट को दो अलग हिस्से में ब्रेक करता है। इधर हमारा अलग हिस्सा रहेगा, इधर हमारा बेसिकली लेफ्ट वाला हिस्सा होता है हार्ट में, और इधर हमारा राइट वाला हिस्सा होता है। तो सेप्टम क्या करता है? बेसिकली सेप्टम हमारे ह्यूमन हार्ट को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, लेफ्ट और राइट। क्या कोई डाउट?
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, लेफ्ट हिस्से में हमारा कौन सा ब्लड होगा? लेफ्ट हिस्से में हमारा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन राइट हिस्से में हमारा कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कोई समस्या इसमें? चलिए बहुत अच्छी बात, आपको समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद, और इसमें क्या समझाने वाला है? हाँ, इसको याद रखना भी बहुत आसान है। लेफ्ट मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट मतलब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और सेप्टम मतलब डिवाइडिंग वॉल, जो ह्यूमन हार्ट को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, अब बात समझ में आ गया है। तो चलिए, ये हमारा जो है हमारे बॉडी के अंदर लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, इसीलिए हमारा जो हार्ट है लगातार आगे पीछे करता रहता है। क्यों आगे पीछे करता रहता है? क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर भागता है, फिर आके ब्लड भरता है, फिर आके भागता है, फिर आता है, फिर भागता है, ऐसा लगातार इसमें चलता रहता है। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इतना अब आप समझ गए हैं तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और कुछ समझाना चाहते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे आर्टरीज का मतलब आप समझ सकते हैं अरोटा, ठीक है? आर्टरीज का मतलब अरोटा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आर्टरीज मतलब पल्मोनरी आर्टरीज। नहीं, यहाँ पे देखो सिंपली आर्टरीज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज लिखा हुआ है, तो ये एक अलग चीज हो जाता है और ये एक अलग चीज है। तो यहाँ पे जब आर्टरीज आपके बुक में मिले, एनसीईआरटी बुक में, तो आप समझ जाइएगा कि ये बेसिकली बात कर रहा है किसका? अरोटा का बात कर रहा है, ठीक है? और जब आपके एनसीईआरटी बुक में मिले वेन्स, तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर वेन्स का मतलब पल्मोनरी वेन। नहीं, ये अलग है और ये पल्मोनरी वेन अलग है। तो पल्मोनरी वेन जब आपको बात किया जाए तो आप समझ जाइएगा वेना कावा का ये बात कर रहा है। आर्टरीज का जब बात हो तो समझ जाएगा कि ये अरोटा का बात कर रहा है। जब वेन्स का बात हो समझ जाइएगा कि ये वेना कावा का बात कर रहा है। अब आ जाइए कैपिलरीज क्या होता है, जरा देखिए ध्यान से, मेरे बातों को कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है? आपने देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा अरोटा के थ्रू चला गया, कहाँ पे? हर एक सेल तक चला गया। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या था? अरोटा वाला रास्ता था, यहाँ से ये वाला अरोटा वाला रास्ता है। अरोटा के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और यहाँ पे हर जगह पे क्या है भाई? सेल है। क्या है? मान लीजिए सेल है, और ये सेल हर एक दूसरे से आपस में क्या है? कनेक्टेड है। तो अरोटा के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया सेल के पास और हर एक सेल आपस में क्या है? कनेक्टेड है। इसके पास ऑक्सीजन गया, ये ऑक्सीजन इसको मिलेगा, अपना एनर्जी बना लेगा, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर देगा। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आने का काम किसका था? ब्लड कैपिलरीज का ही काम था, है ना? तो अब जरा बताइएगा ध्यान से, ये हमारा है अरोटा। अरोटा लेकर जा रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे सेल को उसने ऑक्सीजन दे दिया, बनाया क्या? सेल ने एनर्जी बना लिया और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 जनरेट कर दिया, CO2 वेस्ट के रूप में जनरेट कर दिया। अब उस CO2 को लेकर आने का काम किसका था? वेना कावा का, एक तरीके से आप देखा जाए तो, है कि नहीं? वेना कावा का। तो ये जो सेल यह है और ये जो सारा सेल एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। क्या कोई डाउट है इसमें? तो अब कैपिलरीज का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? ज्वाइन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स का मतलब अरोटा और वेना कावा, ये इन दोनों को जोड़ने का कोशिश करता है। कौन? कैपिलरीज। तो यहाँ पे हमारा जो हर एक सेल था, हर एक सेल एक दूसरे से एक झिल्ली के तरीके से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक बहुत ही छोटे से रास्ते से होके गुजरा हुआ है और एक दूसरे को सबको वो कनेक्ट किया हुआ है। यानी कि मान लीजिए एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, 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 हर कोई एक दूसरे से एक रास्ते से जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। तो ये था हमारा रास्ता अरोटा वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया, इसको ऑक्सीजन दे दिया, और ये रास्ता था हमारा वेना कावा वाला, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा। लेकिन ये हो गया अरोटा और ये हो गया वेना कावा, इन दोनों को जोड़ने का कोशिश किसने किया? काम किसने किया? कैपिलरीज ने किया। तो अब समझ में आया कैपिलरीज का मतलब? कैपिलरीज बेसिकली आर्टरीज और वेन्स को जोड़ता है, ज्वाइन करने का काम करता है। और जब भी आपके सामने अभी फिलहाल क्लास 10th में आर्टरीज का जिक्र हो, समझ जाइएगा ये अरोटा का बात कर रहा है, और वेन्स का बात हो मतलब कि वो वेना कावा का बात कर रहा है। यहाँ पे ना ये हम बहुत सोच समझ के लिखे हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये हम बहुत दिमाग लगा के एनसीईआरटी बुक 3-4 बार पढ़ के हमने यहाँ पे लिखा है। और इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे ना और दोबारा एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर वाकई में इसमें बहुत दिमाग लगा के यहाँ पे लिखे थे। देखो बहुत बार हम एनसीईआरटी पढ़े, हमको समझ में नहीं आया कि आपको किस तरीके से बताया जाए। बहुत रिसर्च करना पड़ा, बहुत खोजना पड़ा, 2-3 रेफरेंस बुक भी देखना पड़ा। लास्ट में कंक्लूजन निकला कि भाई जब भी आपके एनसीईआरटी बुक में बात हो जाए,
आर्टरीज का समझिए वो बात कर रहा है अरोटा का, और वेन्स का जब भी बात हो समझिएगा ये बात कर रहा है वेना कावा का। बहुत कंक्लूजन के बाद हमने सोच समझ के ये चीज लिखा है, और जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब तो कोई समस्या इसमें नहीं। चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा अलग तरीके से बात करते हैं। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए हमारे ह्यूमन हार्ट में ना 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर का मतलब 4 बॉक्स है। जैसे पहला बॉक्स हमारा है लेफ्ट एट्रियम, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल, तीसरा राइट एट्रियम और चौथा राइट वेंट्रिकल। तो पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, और ये इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि हमको फिर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि चारों का यहाँ पे फंक्शन अपना अलग अलग है ना। क्या कोई दिक्कत इसमें? अब इसी प्रकार का ना 4 चैम्बर वाला हार्ट जो है वो होता है बर्ड में और मैमल्स में। मैमल्स का मतलब बेसिकली हम लोग मैमल्स में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग यानी कि जानवर बेसिकली, और हम लोग को भी साइंस के अंदर जानवर के अंदर में ही रखा गया है, साइंस के अंदर, ठीक है। तो मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, ठीक है। और हमारा उसमें खास करके एक बर्ड मैमल में नहीं आता है, बर्ड अलग है। लेकिन बर्ड और मैमल्स जितने भी होते हैं इन सारे में आपको 4 चैम्बर वाले हार्ट देखने को मिलेंगे। क्रोकोडाइल नहीं बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, पहले इसको समझिए। पहले यहाँ पे बात हो रहा है किसका? बर्ड का। क्रोकोडाइल हमारा बेसिकली रेप्टाइल में आता है, उसको बताएंगे। तो ह्यूमन हार्ट बोलो या फिर मैमल बोलो, और बर्ड में और खास करके मैमल्स में इसमें 4 चैम्बर होते हैं उसके हार्ट में, जिसके वजह से वो सांस अच्छी तरीके से ले पाता है और बहुत अच्छी तरीके से वो एनर्जी भी बना पाता है, ठीक है। लेकिन वही यदि हम बात कर दें एम्फीबियंस का मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में रहता हो, और अधिकतर रेप्टाइल्स में जो रेंगता है उसमें 3 ही चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर का मतलब है कि उसमें कोई एक चैम्बर जो है ना वो गायब रहेगा, और एक चैम्बर गायब रहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ कभी कभी ना मिलना हो जाता है। समझिएगा ध्यान से, हमारे बॉडी में कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है मतलब दोनों अपना अलग अलग काम करता है, तभी जाके हमको इतना एनर्जी मिल पाता है। लेकिन हमारा जो एम्फीबियंस होते हैं, जो हमारे मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंग के चलते हैं, उनमें 3 ही चैम्बर होते हैं। और जब 3 चैम्बर है तो कहीं ना कहीं एक चैम्बर इसमें गायब है, और एक चैम्बर गायब होने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ मिल जाना, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो अच्छे तरीके से वो एनर्जी नहीं बना पाता है। इसीलिए एम्फीबियंस में और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में जो है ना एनर्जी की कमी रहती है। कोई समस्या इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा। तो रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, लेकिन बर्ड्स में और मैमल्स में 4 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं। लेकिन वही मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल में, खास तौर पे मछली में 2 ही चैम्बर होते हैं। तब तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बहुत बड़े लेवल पे मिल जाता होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक साथ मिलने का मतलब है कि एनर्जी अच्छी तरीके से नहीं बना पाना। और देखो वाटर में तो ऐसे ही ऑक्सीजन का मात्रा कम है, और ऑलरेडी उसके पास, मछली के पास 2 ही चैम्बर हार्ट है, तो सोचो उसको कितना ज़्यादा समस्याओं से गुजरना पड़ता होगा। पहला तो ऑक्सीजन बहुत कम है पानी में, और दूसरा उसके बाद 2 ही चैम्बर हार्ट है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके मिल जाता होगा, और एनर्जी बनाने में उसको परेशानी उसको होता होगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल में 2 ही चैम्बर हार्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे में हैं जिसमें 3 चैम्बर भी होते हैं, 4 चैम्बर भी होते हैं। लेकिन अच्छा माना जाता है 4 चैम्बर हार्ट। यदि 4 चैम्बर हार्ट है, इसका मतलब है कि वो अपना एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से बना पाएगा, और उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई समस्या? चलो, उसके बाद आप ध्यान से एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे ना, आपको उसमें सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन 2 टर्म मिलेगा। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि एक बार सांस लो और एक बार सांस छोड़ो, उसके दौरान आपके हार्ट में ब्लड एक ही बार आएगा। मतलब ये हो गया सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको हम लोग कहते हैं 1 कंप्लीट साइकिल। 1 कंप्लीट साइकिल का मतलब एक बार सांस लिया आपने और एक बार एक सांस आपने छोड़ दिया, मतलब कि आपने एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर लिया, है ना। जब आप एक बार सांस लेते हैं और जब आप एक बार सांस छोड़ते हैं, तो उस केस में यदि आपके हार्ट में एक ही बार ब्लड पहुंचता है, इसका मतलब हो गया हमारा सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन आप एक बार सांस लेते हैं और एक बार सांस छोड़ते हैं,
इस दौरान यदि आपके हार्ट में 2 बार ब्लड पहुंचता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हम लोग उसको कहेंगे डबल सर्कुलेशन। तो हमारे बॉडी में बताइए सिंगल सर्कुलेशन होता है या डबल सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। अब तो कोई डबल समस्या इसमें नहीं। चलिए, तो सर्कुलेशन का मतलब यहाँ पे इसे समझना है, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन को ऐसे समझना है कि एक कंप्लीट साइकिल में, यानी कि एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ने में, यदि हमारे हार्ट के पास ब्लड केवल एक ही बार आ रहा है तो वो हो गया हमारा सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन यदि एक बार सांस लेने और छोड़ने के दौरान हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आ जा रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हम लोग कहेंगे वो हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन। क्या कोई समस्या है इसमें? चलिए, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे पूरी तरीके से खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप बहुत कोशिश कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में कम से कम रफ डायग्राम के तौर पे भी इसको जरूर आप मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये डायग्राम तो आपके बुक एनसीईआरटी में भी है, लेकिन बना जरूर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आ जाता है। डायग्राम बनाने के लिए बुक में नहीं कहेगा, बेसिकली आपको पॉइंट लोकेट करने के लिए कह देगा, ऐसे बना देगा, बोलेगा कि इस हिस्से का क्या नाम है, और तभी बता पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस रहेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ आप अपने नोट्स में शॉर्ट के रूप में बहुत जरूर इसको आप नोट्स कीजिएगा, लेकिन इसका जो डिटेल्ड नोट्स है वो तो हम आपको प्रोवाइड कर ही देंगे। ठीक है, चलिए, कोई समस्या है इसमें? चलिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, और उसमें ना एक छोटा सा हमारा टॉपिक बच रहा है, लिम्फ, LYMPH, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने एक्सक्रेशन वाले टॉपिक में। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ समस्या इसमें? चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।